आज 14 सितंबर 2021 को यूपीएससी पीटी करंट अफेयर्स के क्लास में रेशन सिंह का अभिवादन स्वीकार कीजिए। नमस्कार। आज बीपीएससी या बिहार से रिलेटेड अन्य भी एग्ज़ाम होते हैं, उसमें जो क्वेश्चन बन सकता है बिहार इतिहास से रिलेटेड कुछ यूनिक जो करंट से रिलेटेड हो, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। और उसके पहले कि जो 14 सितंबर जो मैंने लिखा है वह भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। इसीलिए 1953 से राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसी प्रकार एक क्वेश्चन हो सकता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस 2006 से मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 10 से 14 सितंबर को जनवरी को 10 से 14 जनवरी तक 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। उसी की याद में एक कमेटी बनी थी, राव इंद्रजीत कमेटी। उसी के सिफारिश पर 2006 से विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन की ईयर ऑफ 22 किस हिंदी शब्द को घोषित किया गया है, तो ये किया गया है आत्मनिर्भरता को। उसी तरह हो सकता है कि ईयर ऑफ 29 2019 को का किस हिंदी शब्द को 2019 का हिंदी शब्द जो वर्ष का घोषित हुआ वह था संविधान। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अब कुछ इतिहास से रिलेटेड जो बिहार की मैं चर्चा करूँगा कि पाटलिपुत्र का इतिहास किस तरह, या अफ़गानिस्तान का मुद्दा जो अभी छाया हुआ है वो बिहार से कैसे रिलेटेड है, उसकी चर्चा करेंगे। या एक प्रकाश पुंज की चर्चा करेंगे, बख्तियारपुर की चर्चा करेंगे, खुदाबख्श लाइब्रेरी और जेपी लोहिया। इधर 10 दिन के अखबारों में ये सब खूब छाया हुआ था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया था इसमें। तो मैं छोटा मैं पहले जिक्र कर देता हूँ कि जैसे खुदाबख्श लाइब्रेरी की बात है, तो खुदाबख्श लाइब्रेरी अब सीधे क्वेश्चन बीपीएससी में हो सकता है ट्रेडिशनल के रूप में कि कब बना, तो 1891 में छपरा जिले के एक जाने माने शिक्षाविद और वकील थे खुदाबख्श खां, जिन्होंने 1891 में खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना की थी। और दुनिया के सबसे बड़े पुस्तकालयों में, लाइब्रेरियों में इसका स्थान है। और इसका उद्घाटन 1891 में उस समय के बंगाल के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे उस चार्ल्स इलियट ने किया था। तो खुदाबख्श लाइब्रेरी अभी चर्चा में इसलिए था कि डबल डेकर जो रोड बनने की बात है अशोक राजपथ पर, कारगिल चौक से लेकर के गांधी में साइंस कॉलेज तक, तो नीतीश कुमार ने सीधे कहा था कि खुदाबख्श लाइब्रेरी से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इस तरह खुदाबख्श लाइब्रेरी को रिलेट हो गया। उसी प्रकार बख्तियारपुर की भी चर्चा आज के अखबारों में देखिएगा कि कैसे उन्होंने कहा कि कुछ लोग मांग कर रहे थे कि बख्तियारपुर का नाम नीतीश कुमार नगर रख दिया जाए, तो नीतीश कुमार ने सीधे खारिज कर दिया, क्योंकि तो मेरा जन्म तो बख्तियारपुर में हुआ है, इसको कौन बदल सकता है। तो इसीलिए ये सब बेमानी बात है। तब थोड़ा बख्तियारपुर के बारे में बता दें। चूँकि नीतीश कुमार का जन्म नालंदा जिला माना जाता है उनके गृहनगर, लेकिन उनके फादर रहते थे बख्तियारपुर में, उसमें छोटा शहर था और वहीं पर उनकी पढ़ाई लिखाई या जन्म हुआ था। तो बख्तियारपुर का कारण ये है चर्चा का ऐतिहासिक दृष्टि से, क्योंकि बिहार पर जब तुर्क मुस्लिमों का जब अटैक हुआ था, उसमें एक अटैकर का नाम था बख्तियार खिलजी, जो मोहम्मद गोरी का मुख्य विश्वास पात्र था और उसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि बिहार पर कौन से मुस्लिम आक्रमणकारी थे,
अरब थे, तुर्क थे, मुग़ल थे या कोई अफ़गान थे, तो इसमें तुर्क मुस्लिम होगा। भारत पर आएगा तो अरब मुस्लिम थे, मोहम्मद बिन कासिम, 712 में रावर्स का युद्ध हुआ था। तो इस तरीके बिहार से रिलेटेड, तो बख्तियार खिलजी जो है जब अटैक किया बिहार, बंगाल, असम वगैरह पर, तो उसी में वह एक बार भी जब नालंदा विश्वविद्यालय को भी कहा जाता है कि पुस्तकालय को ध्वस्त किया, नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, बाद में नया विश्वविद्यालय राजगीर के पास बना हुआ है। तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाले का नाम, अच्छा उस कहाँ पर अपना सैनिक शिविर बनाया था, तो जो उस समय गांव था जिसका नाम उसने नाम रख दिया बख्तियारपुर गांव, तो वही बख्तियारपुर गांव, अब बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन गुजर गया तो बख्तियारपुर हो गया। तो इस तरीके से बख्तियारपुर की चर्चा आई। तो बख्तियार खिलजी की, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर है, उसके नाम बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो 12वीं शताब्दी में बिहार पर अटैकर मुस्लिम था। लेकिन अब ये कुछ हो सकता है कि बख्तियार खिलजी का मकबरा कहाँ है, तो बख्तियारपुर रहेगा, बिहार शरीफ रहेगा, कुछ भी विकल्प रह सकता है, या अफ़गानिस्तान का कोई जगह का नाम रहेगा। तो इसका मकबरा मर गया था यहीं पर। आपका असम से जब अटैक करके लौट रहा था तो उसको बुखार हो गई, और इसके बाद वह जब मृत्यु हो गई तो बिहार शरीफ में ही इसका दफना दिया गया। तो इसका मकबरा बिहार शरीफ में ही है। तो इस तरह बख्तियारपुर का चर्चा आया था। उसी तरह प्रकाश पुंज, अफ़गानिस्तान, पाटलिपुत्र का इतिहास देखिए। हाल के दिनों में, कुछ दिन पहले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पटना सिटी गए थे, पटना साहिब भी जो कहा जाता है, वहाँ पर बहुत चीज़ों का दौरा किया, और उन्होंने प्रकाश पुंज जो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था जिस जगह पर, इलाके में, वो पटना सिटी था। और आज पटना साहिब है, चूँकि तख्त हरमंदिर साहिब है वहाँ, तो भारत का दूसरा सिखों का पवित्र स्थल है, अकाल तख्त है अब गए स्वर्ण मंदिर के बाद। तो वे 350वीं वर्षगांठ जब बिहार में मना था गुरु गोविंद सिंह का, तो और 10वें गुरु बने और अंतिम गुरु, तो 350वीं प्रकाश उत्सव जब मना 2017 में, तो मुख्यमंत्री ने बहुत सारी चीज़ों की घोषणा की थी। आप जानते हैं कि बड़ी आयोजन हुआ था बिहार में। उसी समय उन्होंने घोषणा की थी कि एक प्रकाश पुंज भी बनेगा जहाँ पर 10 गुरुओं का मूर्तियाँ लगेगी। वो एक दर्शनीय स्थल होगा, क्योंकि देश विदेश के सिख आते हैं। तो उसी की मुआयना करने गए थे, तो उन्होंने बहुत सारा बात कहा कि एक तो देखा कि प्रकाश पुंज जो है 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी 10 गुरुओं की मूर्ति नहीं बनी है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि बिहार से रिलेटेड बिहार में कितने सिख गुरुओं का आगमन हुआ था। तो आए थे तो प्रथम सिख गुरु गुरु नानक भी आए थे, और उसके बाद 10वें गुरु आए थे तेग बहादुर, और अपनी पत्नी के साथ आए थे। उस समय वो गर्भवती थी, गुजरी देवी। और इस तरह गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ यहीं पर। प्रारंभिक 7 वर्ष पटने में ही रहे, वहीं पर पटना सिटी, जो अब पटना साहिब कहा जाता है। तो इस तरीके से प्रकाश पुंज, तो 3 गुरुओं का संबंध हुआ, एक तो गुरु नानक और तेग बहादुर, और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे। तो इस तरह प्रकाश पुंज की भी चर्चा हुई। और अब आइए कि उसी में उन्होंने कहा था कि वास्तविक पाटलिपुत्र जो है और पटना जो है, ये पटना सिटी ही है, क्योंकि अगर इसकी खुदाई की जाए, और 2 जगह खुदाई की भी उन्होंने कहा था कि पाटलिपुत्र का इतिहास में बहुत चीज़ निकलेगा, दबा हुआ है। तो जो भी सरकारी भवन है वहाँ पर उत्खनन किया जाएगा, भले ही निजी भवन वो लोग नहीं देंगे। तो प्राचीन भारत से जो इतिहास पाटलिपुत्र का शुरू होता है, वह प्राचीन भारत से लेकर के आधुनिक भारत तक पाटलिपुत्र का इतिहास है। और प्रारंभिक 1000 बरस तो ये राजधानी के रूप में ही रहा। तो सबसे पहले कि कहाँ से प्राचीनता की शुरुआत होती है, तो इसकी शुरुआत हम करेंगे कि गाय घाट कहाँ है, तो पटना सिटी में। और ये गाय घाट नाम इसलिए पड़ा कि इसीलिए यहीं से महात्मा बुद्ध जो है वैशाली से गंगा पार करते थे। वैशाली और गंगा पटना सिटी उस समय का जो इलाका था, तो चूँकि उसी घाट से वे पार किए थे, पटना टू वैशाली या वैशाली से पटना, वो उस समय के जो इलाका था,
इसीलिए वो इलाका आज के डेट में गाय घाट के नाम से जाना जाता है। और जब राजगीर मगध साम्राज्य की राजधानी थी, बिम्बिसार ने बनाया था, और उसका पुत्र था एक अजात शत्रु। उसने वैशाली पर अटैक करने के लिए, क्योंकि कोई पुल थोड़े पुल था उस समय, तो वैशाली पर अटैक करने के लिए गंगा बहुत बड़ा अवरोधक थी, और पाटलिपुत्र वैशाली पर आक्रमण उसको बड़ा दुरूह लग रहा था, क्योंकि पाटलिपुत्र वैशाली के लोगों में, लिच्छवी वंशों के लोगों में बड़ी एकता थी। तो किस तरह की महात्मा बहादुर ने ही बताया था, उतना इतिहास में नहीं जाएंगे कि फूट डालो और शासन करो। इस तरीके से उन्हें नीति अपनाकर अपने शिष्य अजातशत्रु को, चूँकि पहला शिष्य अजातशत्रु ही था, तो उन्होंने अजातशत्रु को कहा कि वहाँ पर तभी पराजित करोगे जब वहाँ के लोगों को फूट डाल दोगे। तो कुछ दो सैनिक को भेज करके वहाँ पर मंत्रियों को वहाँ पर फूट डलवा करके तब वैशाली पर विजय प्राप्त किया था। उसी क्रम में 6 महीना तक यहाँ डेरा डाले हुए था उस इलाके में, और सैनिक शिविर बनाया था। और तब बाद में चलकर उसका पुत्र जो है उदयन, उसने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना करके राजगीर से राजधानी परिवर्तन किया। उसके बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश, इस सारे वंशजों की पाटलिपुत्र राजधानी रही। उसके बाद सबसे बड़ा मगध का सम्राट जो बना, पूरे भारत का सम्राट एक राट बना, वह था चंद्रगुप्त मौर्य। बाद में उसके वंशजों बिंदुसार, अशोक ने भी शासन किया। अब अफगानिस्तान को यहाँ से जुड़ता था, तो अशोक का कहाँ तक बात है कि अशोक की भी राजधानी थी, और वही समय जो आप नाम आज सुनते हैं भिखना पहाड़ी, तो उसका पुत्र एक महेंद्र भिक्षु बन गया था, तो उसी के नाम पर भिखना पहाड़ी है। या जिस इलाके से वो लोग गए थे, जिस घाट से गंगा पार किए थे और बोधि वृक्ष का टहनी लेकर भेजा था अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को, वो इलाका रानी घाट पुत्री के नाम पर और महेंद्रू घाट या महेंद्रू इलाका महेंद्र के नाम पर पड़ा। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत भी हो सकता है। उसके बाद अशोक के समय तक की रहा, लेकिन पहले जाते हैं कि भारत का पहला साम्राज्यवादी राजधानी होने का गौरव पाटलिपुत्र को है, क्योंकि मगध साम्राज्य अशोक जो था, चंद्रगुप्त मौर्य था, वह सेलुकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। यूनानी शासक था जिसके अधीन पूरा अफगानिस्तान था। तो वो अपनी पुत्री की, उसको हराया था, तो उसकी पुत्री की शादी, अपनी पुत्री की शादी जो कार्नेलिया के नाम से जानी जाती है, या एक ईमानी नाम भी है, चंद्रगुप्त मौर्य से किया, और अपने 4 प्रांत को चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दिया। जो आज का काबुल, हेरात, कंधार जो भी इलाका आप देख रहे हैं, ये पूरा सेलुकस ने दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। बहुत बाद में अंग्रेज इतिहासकार B.A. स्मिथ लिखता है कि इस मौर्य सम्राट ने इतने बड़ी साम्राज्य पर शासन किया था, यहाँ तक कि पश्चिमोत्तर इलाके तक भी, उतने इलाके तक अंग्रेज भी तरसते रहे। और क्योंकि अंग्रेज भी अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं किए थे, अंग्रेज भी तरसते रहे, और मुग़ल सम्राट भी उसको अपने में पूरी तरह मिलाने में असमर्थ थे। वहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था, आज के अफगानिस्तान, जिसको कभी मोहम्मद इकबाल, जो आज़ादी के बाद में वे पाकिस्तान के राष्ट्रीय कवि बने, तो मोहम्मद सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान भी लिखे हैं, नारा दिए थे। लेकिन उन्होंने पश्चिमोत्तर इलाके के जो अफ़गानिस्तान का पूरा इलाका है, उसको उन्होंने नाम हर्ट ऑफ एशिया कहा था। मोहम्मद इकबाल ने कहा था हर्ट अफ़गानिस्तान को, हर्ट ऑफ एशिया, कि इस क्षेत्र की ये पूरे क्षेत्र के लिए, रीजन के लिए शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए, उस स्थिरता का ये केंद्र बनेगा। लेकिन आज अफ़गानिस्तान का क्या स्थिति है सबके मालूम है, अब उसके बारे में नहीं बताएंगे ज़्यादा डिटेल। तो अफ़गानिस्तान को हर्ट ऑफ एशिया कहा, और इसीलिए 2011 से इस्तांबुल, तुर्की से हर्ट ऑफ एशिया सम्मेलन की एक शुरुआत हुई अफ़गानिस्तान की स्थिरता और शांति के लिए। और इसके बाद आज के 9वां सम्मेलन हर्ट ऑफ एशिया मार्च 2021 में हुआ था। तो इस तरीके से अफ़गानिस्तान तक भी चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पाटलिपुत्र से हुआ करता था।
इतना साम्राज्य अंग्रेज़ों को भी नसीब नहीं हुआ। और उस अफगानिस्तान पर रूस भी असफल रहा, अमेरिका भी असफल रहा है। अब चीन का आंख लगा हुआ है लेकिन वो भी असफल होगा। तो इस तरीके से अफगानिस्तान और पाटलिपुत्र का इतिहास है। इसके बाद पाटलिपुत्र में क्या हुआ, पश्चिम पूरब में सबसे पटना सिटी का जो इलाका है, पटना शाही मूल पाटलिपुत्र वही था। उसके बाद धीरे धीरे कुम्हरार से लेकर के लोहानीपुर तक मौर्यों के समय तक आया। उसके बाद आगे चलते जाइए, जैसे जैसे पश्चिम बढ़िएगा तो मुग़लों का उसी समय पटना सिटी में इलाके में मुस्लिम शासक भी आए। इसके बाद कुछ समय तक बिहार शरीफ में राजधानी रहा। फिर शेर शाह ने पटना को पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम दिया पटना। देखिए पटन देवी कहाँ पर है, पटना सिटी, इसीलिए पाटलिपुत्र। इसको कुसुमपुर के नाम से जाना जाता है, पतन के नाम से भी जाना जाता है पाटलिपुत्र, इसलिए कि बंदरगाह था, ये व्यापारिक केंद्र भी हुआ करता था। अंग्रेज़ों के समय में भी आप जानते हैं कि अफीम का एक बड़ा व्यापार होता था, केंद्र था ये। तो डचों ने यहाँ कोठी भी बनाई थी सबसे पहले। तो इस तरीके से अंग्रेज आए तो पूरे पश्चिमी पटना को पकड़ते गए। जो आज का गांधी मैदान है, बांकीपुर है, ये मूल पटना में नहीं था पाटलिपुत्र। और आज का बोरिंग रोड चाहिए सब इलाका जो है, सब बेली रोड, ये सब अंग्रेज़ों का देन है, ये आधुनिक भारत बिहार का देन है। तो इस तरीके से इस तरीके से ये पूरा। अब जो चर्चा में करेंगे जेपी लोहिया की बात, अब जिस तरीके से अब एक क्वेश्चन हो जाएगा कि जयप्रकाश नारायण और लोहिया के विचारधारा को किस विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रम से हटा दिया था, तो आप तो समझिएगा कि जेपी विश्वविद्यालय छपरा, ऐसा बात नहीं है। मुजफ्फरपुर बिहार विश्वविद्यालय को छोड़कर सारे विश्वविद्यालयों ने हटा दिया था। चूँकि वो जेपी विश्वविद्यालय का नाम से, जेपी के नाम से जेपी विश्वविद्यालय छपरा है, उसके चलते अखबारों ने पहली बार, हिंदुस्तान अखबार ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी कि जेपी विश्वविद्यालय छपरा ने अपने ही जिनका जन्म उसी इलाके में हुआ, उनका ही नाम का विचारधारा, जिनका बिहार और बिहार के जनमानस में जिस व्यक्ति का अमिट छाप है, उसी के विचारधारा को बाद में बहुत लोगों ने ट्वीट करके पूरा हंगामा हुआ। अंत में राज्यपाल ने इसको कहा कि नहीं, चूँकि 2018 में एक कमेटी तय की थी कि सिलेबस को पीजी का छोटा किया जाए, तो सब एक छोड़ करके सब। लेकिन अब हुआ है, राज्यपाल ने कह दिया है, चूँकि चांसलर होते हैं हर विश्वविद्यालय का, और उसने कह दिया है कि नहीं, सभी विश्वविद्यालय इस पाठ्यक्रम को रखेंगे जेपी। अब जेपी से क्वेश्चन एक जनरल हो सकता है, बहुत सारा क्वेश्चन है जेपी पर, उस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। या लोहिया पर कि जो आज़ाद दस्ता बनाए थे उसमें कौन कौन थे, तो जेपी लोहिया और साहित्यकार में राम वृक्ष बेनीपुरी और श्यामनंदन मिश्रा, आप 4 विकल्प बना देगा। तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा। और जेपी का मूवमेंट आज आप पढ़े हैं, बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था कि असहयोग आंदोलन के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के आह्वान पर उन्होंने 20 दिन पहले पटना कॉलेज के अपने एग्ज़ाम को छोड़ दिए थे, जबकि तैयारी अच्छी थी। क्योंकि मौलाना आज़ाद ने कह दिया था भाषण में कि एक आदमी यानी गांधी जी देश के लिए जहर पी रहे हैं, आप लोग क्लास पकड़े हुए हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम छोड़ दिए थे। बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन ही पूछा गया था। और आज़ाद दस्ता का जब 1943 में गठन हुआ था, हजारीबाग जेल से भाग कर लोग गए थे, तो उसमें राम वृक्ष बेनीपुरी साहित्यकार भी थे और राम मनोहर लोहिया भी थे, और जिसके नेतृत्व में बना था वे जेपी थे। और इस तरह गुरिल्ला अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध किए थे। और इस तरीके से पहाड़ी के इलाके में रेडियो का संचालन उस समय राम मनोहर लोहिया करते थे। तो जेपी पर बहुत क्वेश्चन हो सकता है, उनके किताबों की प्रिजन डायरी या समाजवाद के हो, या अगर क्वेश्चन आ गया कि जयप्रकाश पुस्तक किसकी है, और 4 विकल्प रहेगा, तो ये है राम वृक्ष बेनीपुरी की। अभी हाल में राम वृक्ष बेनी की पुण्यतिथि पर यह किताब चर्चा में आई थी। किस तरह राम वृक्ष बेनीपुरी ने उन लोगों को उन लोग के जेपी के बारे में लिखा है और आज़ाद दस्ता के बारे में। आज बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में कुछ बातें बताएंगे। नमस्कार।